Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is your Pakistan Studies instructor Hina. Hope you all are doing good. Today we are going to talk about Chapter 6, Culture of the Islamic Republic of Pakistan, and its first topic for today's lecture is Important Buildings of the Muslim Period. वैसे तो बच्चों वर्ल्ड वाइड मुस्लिम्स ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत सारी रिनाउंड बिल्डिंग्स तामीर की, लेकिन जो पाकिस्तान में मौजूद हैं उनमें से चंद के नाम आपके सामने हैं। शाहरुख ने आलम स्टॉम मुल्तान, जहांगीर स्टॉम लाहौर, जाम निज़ामुद्दीन स्टॉम मकली, एबिक स्टॉम लाहौर, लाहौर फोर्ट, रोहतास फोर्ट डिस्ट्रिक्ट झेलम, आलमगीरी मस्जिद लाहौर, शाहजहानी मस्जिद ठटा, मस्जिद महाबत खान पेशावर एंड शालीमार गार्डन्स लाहौर। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास मास्टरपीसेस आए वो हैं फैसल मस्जिद इस्लामाबाद एंड अलहमरा ऑफ लाहौर, जो मुस्लिम्स एस्थेटिक सेंस को शो करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आर्किटेक्चर में मुसलमानों का एक ख़ास फ़न तामीर रहा है, जिनमें कुछ फीचर्स आते हैं। नंबर 1 इज़ ओपननेस विच शोज़ मुस्लिम्स क्लैरिटी ऑफ माइंड। नंबर 2 इज़ बैलेंस एंड कोहेरेंस। कोहेरेंस का यहाँ पे मतलब ये है कि हर पार्ट लॉजिकल है। जैसे अगर आग बनाई गई है तो उसका कोई मीनिंग होगा, मिनारेट बनाई गई है उसका भी कोई यूज़ है, डोम एंड डबल डोम सिमिलरली they also have some meaning, some use of vertical lines instead of horizontal lines. Like मतलब vertical lines यूज़ की जाती थी इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टल, ताकि बिल्डिंग को हाइट दी जा सके, उसको टॉल रखा जाए। फिर उसके बाद फाइन आर्ट्स में जी एग्जीक्यूशंस हुई हैं एट हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो have revealed that the people of this land had achieved a level of advancement in the fields of architect and urban planning. आपको पता है कि हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन की दो सिटीज़ हैं। The only remains are you can say the only two cities of the Indus Valley civilization which have been found out by the archaeological department of India. ठीक है, तो उसने ये शो किया है कि वो बहुत they had reached a high level of advancement in the fields of architect and urban planning. It means that जो उनकी टाउन प्लानिंग है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। जैसे स्विमिंग पूल्स बनाए उन्होंने, पब्लिक पार्क्स बनाए एक्सेट्रा। पीपल ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो as well as Gandhara had retained excellence in the art of melting metals and making of ornaments and seals and carving out sculptures. ऑर्नामेंट का वर्ड है, आप फेमिलियर होंगे, ज्वेलरी को बोलते हैं। सील्स आप देखते हैं पुराने ज़माने में बनाई जाती थी, ईंट की शक्ल की होती थी और इसके ऊपर डिपिक्ट किया जाता था देयर लाइफस्टाइल। एंड इन कार्विंग आउट स्कल्पचर्स, ठीक है, स्कल्पचर्स वो जो मुजस्मे बनाते थे। During the Muslim period, the craftsmen attained excellence in the art of making glaze tiles, printed floral and geometrical designs. मुस्लिम पीरियड का अगर जिक्र आए तो उसमें वो बात करेंगे कि जो लिविंग थिंग्स है, they did not used to portray them, they did not used to have them in their designs, rather floral and geometrical designs they preferred or they used. फिर उसके बाद पाकिस्तान इज़ अ वेरी रिच ट्रेडिशन डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द anonymous painters of the murals at Butkara Swat. The tradition enriched itself through the ages. Especially notable are miniature paintings of the Mughal period and later the masterpieces of Abdur Rahman Chughtai and Ustad Allah Baksh in the 20th century. Miniature paintings वो जो बहुत आप कह सकते हैं बारीकी से बनाई जाती है, ठीक है, उनके बारे में ये जिक्र कर रहे कि बहुत डिटेल्ड होती थी लेकिन बहुत छोटे साइज़ में होती थी। फिर उसके बाद पाकिस्तान एक्सेल्स इन द आर्ट ऑफ वुड कार्विंग एंड इनग्रेविंग, लकड़ी के ऊपर काम होता है, ठीक है, उसको इनग्रेव करके, इन मेकिंग ग्लेज इन पेंटेड अर्दनवेयर, इनग्रेविंग एंड इनले वर्क ऑन ब्रास कॉपर एंड एलॉय यूटेंसिल्स कहते हैं जो डेली यूज़ के हमारे पास बर्तन होते हैं उनको, तो उनके ऊपर भी फुलकारी की जाती थी, इनग्रेविंग की जाती थी, बारीक डिज़ाइंस बनाए जाते थे। कैलीग्राफी, प्रोमिनेंट कैलीग्राफिस्ट खताती अब्दुल मजीद परवीन रकम, हाफिज़ यूसुफ सदीदी, सैयद अनवर हुसैन नफीस रकम, खुर्शीद आलम गोहर रकम,
सादिकैन एंड असलम कमाल कुछ प्रोमिनेंट हमारे पास कैलीग्राफिस्ट के नाम यहाँ पर हैं। फिर उसके बाद है जी पाकिस्तान मशहूर है फेस्टिव इनफॉर्मल मेल एंड फीमेल ड्रेसेस। कुछ मैं नाम आपके सामने लेती हूँ जिसमें मशहूर है जी वुलन पट्टी और पट्टू ऑफ गिलगित एंड स्वात, shawls and gown of Kashmir, Pulkari of the Punjab and the KPK, Chapa are the block printed bedsheets of Bahawalpur, Khairpur and Multan, Ajrak and Bannu of Sindh। फिर उसके बाद हैंड नॉटेड कारपेट्स जो हाथों से बनाए गए कालीन है। लाहौर इज़ द ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ कारपेट मेकिंग। कारपेट्स मेड हेयर are exported and appreciated throughout the world. Special varieties of carpets are made in Kashmir, KPK, Balochistan and Sindh। और उनके नाम क्या है जी नमदाज एंड गलीचाज। फिर उसके बाद मेलाज को सेलिब्रेट किया जाता है उर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम Eids and religious festivals, melas are celebrated on the birth anniversaries of the Sufi saints and on special seasonal and harvesting occasions. Festivals are more popular in rural areas. They reflect our rural culture and provide recreation to the people who otherwise have not much of it. Entertainment का एक सोर्स बन जाता है ये। फिर इसके बाद स्पोर्ट्स में बात करते हैं रेसलिंग, कबड्डी, मलाखड़ा, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी। ये फेवरेट स्पोर्ट्स हैं हमारे विलेजेस में। हॉकीज आर national sport. Pakistan has produced some of the world's finest sportsmen in the fields of hockey, cricket and squash। यानी रेसलिंग में या आप कह सकते हैं कबड्डी, मलाखड़ा, वॉलीबॉल, ये फुटबॉल जो है रूरल एरिया के लेवल पर ये फेवरेट स्पोर्ट्स है। हॉकी जो हमारी नेशनल स्पोर्ट है। इसके अलावा जो हॉकी, क्रिकेट एंड स्क्वैश जो है ये पाकिस्तान इसकी वजह से रिनाउंड भी हुआ, वर्ल्ड फेमस भी हुआ। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तानी कल्चर जिसमें रिलीजियस यूनिटी। फिर उसके बाद हेट्रोजीनियस करेक्टर। रिलीजियस यूनिटी में आता है जी 96% जो आबादी है यहाँ की वो मुसलमान है, बट स्टिल अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस are being followed। and why are they being followed? Because we have lived in the Indo-Pak with different communities and we do have an influence of their culture on our culture, ठीक है। फिर उसके बाद है हेट्रोजीनियस करेक्टर में Pakistan is not inhabited by a single ethnic group। Ethnic means religious group। The area which now forms Pakistan attracted people from different parts of the world। ये पहले की बात है, पाकिस्तान बनने से पहले की बात। These people came here and made this land their permanent homeland। इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर आपने पढ़ी हुई हो तो people got settled because of the water source। The social system which is now identified as Pakistani culture has emerged as a synthesis of Arab, Iranian, Greek, British and number of other cultural impacts। जो लोग यहाँ पर रहकर जा चुके हैं तो ऑफ कोर्स उन्होंने अपना इम्पैक्ट यहाँ पे छोड़ा है, तो उस इम्पैक्ट का कॉम्बिनेशन है पाकिस्तानी कल्चर। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं फैमिली लाइफ, कस्टम्स, ड्रेसेस। पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली सिस्टम है। यंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली पे ड्यू रिस्पेक्ट टू एल्डर्स। फिर उसके बाद हेड ऑफ द फैमिली इज एल्डरली मेल। वुमेन आर ऑनर्ड in the rituals and customs regarding marriage and mourning। un-Islamic local traditions dominate। आप लोग देखते हैं शादी में या जो वफात हो जाती है उसमें अन-इस्लामिक जो लोकल ट्रेडिशंस हैं वो डोमिनेट करती हैं। मतलब जैसे कहते हैं तीसरा है जी, फिर 10वां है या 40वां है, या फिर शादी में आप देखें पहले कहते हैं जी मायूं है, फिर मेहंदी है। तो ये सारी अन-इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं। फिर उसके बाद है प्रिमिटिव पैटर्न्स। प्रिमिटिव पैटर्न्स जो सिंपल लाइफस्टाइल हो उसको कहते हैं। तो प्रिमिटिव पैटर्न्स की हम बात कर रहे थे कि प्रिमिटिव जो लाइफस्टाइल है वो बेसिकली सिंपल लाइफस्टाइल को बोलते हैं। आप देखते हैं पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो एग्रेनियन है, तो मोस्टली लोग जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो उसी तरह से उनकी रूटीन होती है कि सुबह उठते हैं, नाश्ता वगैरह किया, फिर खेतों में चले गए, फिर वो औरतें भी इनको हेल्प करती हैं, फिर शाम को मगरिब तक वहीं पर काम करते हैं। तो इस तरह का प्रिमिटिव पैटर्न है। फिर इसके बाद है वुमेन्स शेयर। वुमेन आर एलिजिबल टू गेट द शेयर फ्रॉम फादर्स एंड हस्बैंड्स इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कहते हैं विरासत। मेजॉरिटी ऑफ द वुमेन इज चास्ट एंड ऑब्जर्व पर्दा। दिस इज अ स्पेशल फीचर ऑफ पाकिस्तानी कल्चर दैट पर्दा इज ऑब्जर्व्ड। These needs are also granted in the designing of houses। आप देखते हैं चार दीवारी का तस्वर दिया गया है, ठीक है।
Honor and vanity are the values rated so high that people like to live and die for them. ठीक है, गैरत के नाम पे कत्ल, या ऑनर एंड वैनिटी, इज्जत, गैरत, ये होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट स्टेप्स हैं उनको कंडेम भी करना चाहिए. Men and women wear simple and graceful dress in daily life. Men wear sherwani and cap on formal occasions in Eid. शलवार कमीज इज़ द कॉमन फीमेल अटायर. हर जो नेशन है उसका कोई ना कोई ड्रेस कोड होता है. तो पाकिस्तानी नेशन का भी है जी शलवार कमीज. मेल्स जो हैं वो शेरवानी पहनते हैं स्पेशल ओकेजन्स के ऊपर, कैप पहनते हैं, और जो फीमेल्स हैं वो शलवार कमीज़ यूज़ करती हैं, दुपट्टा यूज़ करती हैं, चादर भी यूज़ की जाती है. वेस्टर्न ड्रेसेस are also used in offices and educational institutions, especially by men. Routine diet of the people is simple. Festive food is prepared for special occasions. जैसे हम ईद के मौके पर सवियाँ बना लेते हैं, बिरयानी बना लेते हैं, डिफरेंट किस्म के आइटम्स बना लेते हैं, ठीक है. Marriage is taken as a sacred vow that binds two individuals for the whole of life. Bride and groom start their new life with the religious ceremony of nikah. Display of the dowry, mehndi, firework, extravagant lighting, singing and dancing are the un-Islamic practices which have now become part of the marriage ceremonies. तो एक लड़के और लड़की की ज़िंदगी जो स्टार्ट होती है वो बड़ी खूबसूरत ओकेजन से स्टार्ट होती है. वो है निकाह का ओकेजन. उसमें फैमिली को शामिल किया जाता है, फ्रेंड्स को शामिल किया जाता है. ये बात यहाँ तक सही है, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कि डावरी है, जहेज़ है, मेहंदी है, फायरवर्क एंड ऑल दैट, ये सारी अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं जो पाकिस्तानी कल्चर का हिस्सा बन गई. यानी इनके बगैर शादी हो ही नहीं सकती या नामुकम्मल कहलाती है. फिर इसके बाद है फैमिली सिस्टम इन पाकिस्तान इज़ वेरी साउंड एंड स्टेबल. Incidence of divorce is extremely low when compared with the Western society. जैसे उन्होंने एक स्लोगन रेस किया हुआ है, वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन इमेंसिपेशन, कि जी जो डिपेंडेंस है, मेल डिपेंडेंस है, उसको ख़त्म करना है. तो इसकी भी एक अपनी खूबसूरती है फैमिली सिस्टम की, ठीक है. इसी वजह से और पाकिस्तानी कल्चर को इसका बखूबी अंदाज़ा है. इसी वजह से डाइवोर्स की जो रेशियो है वो बहुत कम है यहाँ पे, और इसके लिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. अजान इज़ कॉल्ड इन द ईयर्स ऑफ द न्यू बॉर्न जस्ट आफ्टर हिज और हर बर्थ बिकॉज that child should know, he or she should know that he has been born or he has been born in a Muslim family. Sweets are distributed amongst friends, neighbors and gifts are given to the newborn. फिर वो आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है. नेबर्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, मुबारकबादें देते हैं. Neighbors, friends and relatives gather together to console the bereaved family on the incident of death. Full helping hand is given in the fitting out of the corpse, tajheez or takfeen, carrying of the body to the graveyard, janaza and the interment, takfeen or burial. The bereaved family is given food by the relatives for 3 days. ये भी बहुत अच्छी बात है कि गम के मौके पर एक दूसरे का साथ देना. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी. हिस्ट्री इस चीज़ की गवाह रही है कि जिन नेशंस ने अपनी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया उन्होंने इकनॉमिकली ग्रो किया, और पाकिस्तान का डिलेमा यही है कि पाकिस्तानी जो है वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं, अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को वो यूज़ नहीं करते या बहुत कम करते हैं, ठीक है. अच्छा, history bears evidence that only those nations made real economic progress which had once decided to adopt the habit of using their indigenous products and had remained religiously committed to this vow. We do not have a commendable record of economic growth. Pakistanis have never adopted the habit of patronizing their national products, and this is perhaps one of the paramount causes of our retarded economic growth. देखिए, हर चीज़ की कोई बिगनिंग होती है. शुरू में प्रोडक्ट ना उतनी उसकी वैरायटी होती है, ना क्वालिटी होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ अगर आप उसको यूज़ करना शुरू करेंगे, उसका प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म आपके पास आएगा, तो फिर क्या होगा कि उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, वैरायटी भी इम्प्रूव होगी, कंज्यूमर्स बढ़ जाएंगे, ठीक है. तो एवरीथिंग नीड्स टाइम. We are in an immutable habit of using imported goods instead of using locally manufactured items. Of course, imported goods sometimes are used for lack of local alternatives available, but generally this is done only to satisfy our sense of vanity and
पर्सनल प्राइड। ठीक है, अगर आपके पास लोकल प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो आप इम्पोर्टेड प्रोडक्ट को यूज़ करें, लेकिन पाकिस्तानियों ने ये हैबिट बना ली है कि जी अपने आप को अमीर शो करने के लिए या इस बात पे वो फ़ख्र करते हैं कि जी हम इम्पोर्टेड गुड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, मेड इन यूएसए, मेड इन यूके। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान का जो कैपिटल है, पाकिस्तान का जो पैसा है वो बाहर जा रहा है, इससे पाकिस्तान को कितना लॉस है। सो इट मीन्स दैट वी आर नॉट बीइंग पेट्रियाटिक. Due to this habit, enormous amount of our foreign exchange gets out of our hands. To check this outflow of our precious foreign exchange, the government, the people should join hands to evolve an economic culture based on the slogan "Be Pakistani, Buy Pakistani." To reduce dependence on the imported goods, following measures are recommended as initial steps. The leaders of the public opinion should serve as a role model. ठीक है, वो इम्पोर्टेड गुड्स को आप कह सकते हैं कि वो यूज़ करना छोड़ दें, सरेंडर करें इस चीज़ से कि हम इम्पोर्टेड गुड्स को नहीं यूज़ करेंगे, तो लोग जो हैं उनको रोल मॉडल के तौर पे लेते हैं। आप देखते हैं कि जी फलां पर्सनैलिटी, कोई क्रिकेटर आ गया है, कोई एक्ट्रेस आ गई है, तो वो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, तो फिर लोग जो है वो ये नहीं देखते कि लोकल है या ये इम्पोर्टेड है, बस उस चीज़ को देख कर, उस प्रोडक्ट को देख कर, उस सेलिब्रिटी को देख कर दे स्टार्ट यूजिंग इट by publicly announcing to abandon the use of imported goods, and this should be publicly announced by the leaders that they are no longer going to use the imported goods, rather they are going to use the local products. अगर आपको पता हो कि जी हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स है, तो इस तरह से पाकिस्तानी कोल्ड ड्रिंक्स भी बनी, बट पीपल स्टिल प्रेफर द imported ones despite being knowing this fact that they have been made by the Jewish companies and other communities, still they are using them. फिर उसके बाद हम बात करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ द लोकल प्रोडक्ट शुड बी इम्प्रूव. इस चीज़ को भी एडमिट करना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड है लोकल प्रोडक्ट्स का वो इम्पोर्टेड गुड्स को कम्पीट नहीं कर सकता. लेकिन मैंने जैसे पहले बात की कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, वो पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट है वो यूके का या यूएसए का या किसी और कंट्री का मुकाबला नहीं कर सकती. वाई? बिकॉज प्रोसेसिंग प्लांट का प्रॉब्लम है. ठीक है, जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उन्हीं में रहकर हमने प्रोडक्ट को बनाना है. तो ग्रेजुअली ये इम्प्रूव होगा. तो दिल को थोड़ा बड़ा करना चाहिए, अपनी वेन को थोड़ा बड़ा करना चाहिए. ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और वक्त के साथ साथ जब हमारे पास पैसा जमा हो जाएगा, रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, तो उसका स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, उसकी वैरायटी भी बढ़ेगी. ठीक है, फिर उसके बाद टैक्स हॉलीडेज एंड अदर इंसेंटिव्स शुड बी प्रोवाइडेड. गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि टैक्स हॉलीडेज दें और फिर लोन्स वगैरह दें इन्वेस्टर्स को, ताकि वो लोकल प्रोडक्ट्स बनाएं और लोग उसको यूज़ करें. मीडिया शुड बी एम्प्लॉयड फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस. मीडिया जो हमारा है वो एडवर्टीजमेंट्स जो है उनको बहुत हाईली पे करता है चैनल्स को, तो वो इम्पोर्टेड गुड्स को शो कर रहे होते हैं. तो इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ मोहब्बत की ये डिमांड है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें. इम्पोर्टेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी उस तरह से पब्लिसिटी ना करें जिस तरह से हम करते आए हैं. ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स को आगे लेकर आए. उसके बाद हम बात करते हैं जेंडर इक्विटी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स. इक्विटी का वर्ड जो है वो इक्वालिटी को शो करता है. ठीक है, क्रिएचर ऑफ लेसर स्टेटस. जो औरत है शुरू से ही इसको लेसर स्टेटस दिया गया है कि मर्द के मुकाबले में आप जो हो कमतर दर्जा रखती हो. अच्छा, for the building of a just and equitable society, equality between men and women is the foremost imperative. But unfortunately, in spite of all the efforts made by the prophets and reformers, the human society has so far failed to achieve this objective. The West, in this respect, notwithstanding all its professions and high-sounding claims, is in no better position than the East. The Western world has exploited the woman in the name of emancipation and deprived her of her natural प्योरिटी. अच्छा, यहाँ पर तो हम कहते हैं कि जी इलिटरेसी है, लेकिन हमारे पास जो भी प्रॉफिट्स आए, रिफॉर्मर्स आए, उन्होंने अपने आप कह सकते हैं अपनी इस्तात में जो भी वो एफर्ट्स कर सकते थे दे डिड इट, और बहुत हद तक चेंज भी आया. लेकिन फिर भी जो इलिटरेट लोग हैं वो वही जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, पुराने बिलीव्स हैं, उनको फॉलो किए हुए बैठे हैं. लेकिन वेस्ट में आप देखें कि लिटरेसी रेट भी इतना हाई है,
तो एमेंसिपेशन के नाम पर वही वाली बात है कि लिबर्टी के नाम पर औरत को उसके असल मकाम से महरूम कर दिया गया, फैमिली का इंस्टीट्यूट वहाँ पे ख़त्म हो गया। According to a survey conducted lately in the UK, 98% of the women expressed an earnest desire to return to their family life, but found them helpless because neither the husband nor the father was ready to welcome them back. इसमें बड़ी खूबसूरती है जी। मदर का रिश्ता बहुत प्यारा है, फिर वाइफ का रिश्ता बड़ा प्यारा है, फिर जी बहन का रिश्ता बड़ा प्यारा है, बेटी का रिश्ता बहुत प्यारा है, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में आपको नज़र नहीं आएगा। डिस्पाइट ऑल द डेवलपमेंट, डिस्पाइट ऑल द प्रोग्रेस, उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं है, स्ट्रेस है वहाँ पे, डिप्रेशन है बिकॉज ऑफ लोनलीनेस। Lot of the women in the backward and less literate societies is no better than the so-called civilized societies. But the nature of problems faced by them is certainly different. जहाँ पर भी वुमेन है वो प्रॉब्लम का शिकार है, वो प्रॉब्लम्स का शिकार है, चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड हो जो इतना डेवलप्ड है, वहाँ पर हमने बात की अभी कि फैमिली का इंस्टीट्यूट नहीं है, लोनलीनेस है, स्ट्रेस है, हस्बैंड जो है उनको ओन नहीं करते, या जो फादर हैं वो उनको डिसोन कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पे रूरल एरियाज़ में जो प्रॉब्लम का नेचर है वो डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है जी, औरत को मैल ट्रीट किया जाता है, उसको एज अ पीजेंट भी यूज़ किया जाता है, उसको एज अ हाउस वर्कर भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसको सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इफ़ यू कास्ट अ ग्लैंस एट आवर सोसाइटी वी फाइंड अ वुमन सफरिंग फ्रॉम सेवरल प्रॉब्लम्स। अच्छा, जैसे हमने बात की कि लेसर स्टेटस, कि अगर एक बच्ची की विलादत होती है तो उसको बर्डन के तौर पे लिया जाता है। इवेंट्स ऑफ टर्निंग वुमेन आउट ऑफ देयर होम्स ओनली बिकॉज दे हैड गिवन बर्थ टू अ फीमेल चाइल्ड आर वेरी कॉमन, या डाइवोर्स भी हो जाती है उनको। Women are made to work as peasants and field labor in our rural areas. And the feudal setup status of women is even worse. She is confined within the fortress-like boundaries of the feudal houses like slaves women. कि आपने सुना हुआ होगा कि सिंध साइड पे स्पेशली वो करते हैं और निकाह कर देते हैं, नाउजुबिल्ला वो कहते हैं कुरान पाक से आपका निकाह कर दिया है, यानी उनको ये जो उनका राइट है, राइट ऑफ मैरिज वो नहीं देते, राइट ऑफ एजुकेशन नहीं देते, राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं देते, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं देते, ठीक है, बस उनको कन्फाइन कर दिया जाता है और इस तरह से वो सारी ज़िंदगी अपनी गुजार लेते हैं, एंड विच इज़ वेरी सैड। ऑनर किलिंग ऑफ वुमेन इज़ नाउ अ कॉमन प्रैक्टिस। ये भी जाहिलियत की एक प्रैक्टिस है जी। आपने सुना होगा वो पंजाब में विनी की रस्म है, कारोकारी की रस्म है सिंध में। Our social system is generally inclined to favor men. Woman is convicted with notwithstanding the fallacy of the charge levied against her. अगर एक क्राइम है, कोई गलत कदम उठ गया है तो उसमें मर्द और औरत इन्वॉल्व है, मर्द को ब्लेम नहीं किया जाएगा, औरत को ही ब्लेम किया जाएगा। एंड वुमेन इज नॉट इवन गिवन अ चांस टू प्लीड इनोसेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और फिर वो कोर्ट में जाके अपनी सफाई भी पेश नहीं कर सकती। In our country, literacy rate in the lower income groups is generally very low. In women, it is even lower. कि जो हमारा गरीब तबका है उसमें जो आप कह सकते हैं लिटरेसी रेट है, जो शरह ख्वानदगी है वो पहले ही बहुत कम है, और औरतों में तो ये शरह और भी ज़्यादा कम है। Women are not provided adequate legal and constitutional safeguards of their rights. थ्योरी में है कवानीन हमारे पास, लेकिन प्रैक्टिस में उनके पास कोई लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स नहीं है। यानी आप देखें, अपना लॉयर जो है वो हायर नहीं कर सकती, कोर्ट नहीं जा सकती, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती, उनको डर है बाप से, भाई से, शौहर से, अपनी जो बाकी मेल मेंबर्स हैं फैमिली के, उनसे डर होता है, उनको खौफ होता है, इस वजह से वो बोलने से गुरेज करती हैं। Leaders of the public opinion also make high-sounding claims about these rights, but all this has failed to better the women lot. और स्पेशली जो औरतों की सिचुएशन वर्स है वो रूरल एरियाज़ में है। अर्बन एरियाज़ में फिर भी हमारे पास सिचुएशन बेहतर है। अभी आप देखते हैं कि शहरों में हम इजीली मूव करते हैं, अकेले आ जा सकते हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ में ऐसा भी नहीं है। Apparently, the women have been provided adequate legal and constitutional safeguards, yet the social taboos remain interposed between them and justice. देखिए, कल्चरल बैरियर्स भी हैं, सोशल बैरियर्स भी हैं, जो औरतों को अपने हकूक़ हासिल करने से रोकते हैं। कि बाप है, बाप के सामने बोलोगी, भाई है, इसके सामने खड़ी होगी, शौहर है, इससे अपने हकूक़ का तकाजा करोगी। बस इस तरह की जो चीज़ें हैं वो औरतों को उनके हकूक़ से महरूम रखती हैं। इसी वजह से डिफरेंट NGOs हैं, जैसे एप्वा है,
ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन, वो औरतों के हकूक़ के ऊपर काम करती है कि जो टॉर्चर का शिकार हो जाती हैं, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, अगर पढ़ी लिखी हैं तो घरों में कन्फाइन कर दिया जाता है, जॉब करने का हक नहीं मिलता, या अगर जॉब कर भी रही हैं तो सैलरीज बहुत कम उनको दी जाती हैं। ठीक है, तो डिफरेंट आजकल बन रही हैं एसोसिएशंस जो औरतों के या हकूक़ निस्वां के ऊपर बात करते हैं। फिर उनकी हेल्थ भी बहुत बुरी होती है। ठीक है, जैसे मटर्निटी जो इश्यूज होते हैं उसकी वजह से उनकी डेथ्स हो रही होती हैं, ये जो फैटल डिजीज़ है उनको क्योर नहीं किया जाता, उनकी ट्रीटमेंट नहीं होती जिसकी वजह से उनकी डेथ्स वगैरह होती हैं। इन अ कंट्री where more than 96% of the people adhere to Islam, the faith which is the greatest protagonist of gender justice, this dismal state of affairs is very alarming. देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के हकूक़ के बारे में बात की। ठीक है, जाहिलियत का दौर था, कफ़ार जो थे अपनी बेटियों को मार देते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपनी बेटियों से प्यार करो। उन्होंने ये भी कहा कि जो दो बेटियों की परवरिश बहुत अच्छे से करेगा वो दो उंगलियों की तरह मेरे साथ होगा, यानी उन्होंने ख़ुद को मुखातिब किया और कहा कि वो बाप, वो वालिद जो अपनी बेटियों की अच्छे से परवरिश करेगा वो मेरे साथ इस तरह होगा जैसे दो उंगलियां। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखते हैं, हम कहते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान औरतों को उनके हकूक़ हासिल उस तरह से नहीं है, मतलब कुछ को हासिल है, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही औरतों को हकूक़ हासिल नहीं है। कुछ रेशो है जिसको हासिल है, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है जिन हकूक़ से महरूम है। But we must understand that it is neither sanctioned by the civilized standards of humanity in general, nor approved by Islam, nor any other religion of the वर्ल्ड। ये जो वैश्याना सलूक है औरतों के साथ, ये कोई भी कम्युनिटी जो है इसको बैक नहीं करती। किसी रिलीजन में ही नहीं कहा गया कि जो औरत है उसको लेसर क्रिएचर समझा जाए, उसको लेसर स्टेटस दिया जाए। ठीक है, ये मर्दों के खुद ही या सोसाइटी के खुद ही बनाए हुए आप कह सकते हैं ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ये जेंडर इक्विटी के बारे में हमने बात की, इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स के बारे में कि इक्वालिटी ऑफ मैन, इक्वालिटी इन सोसाइटी, तो उसी से रिलेटेड राइट्स ऑफ वुमेन इन इस्लाम। Men and women are the two wheels which carry the caravan of civilization ahead. None of these is less important than the other. इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत का दीन है, उसमें मर्द और औरत का कोई आप कह सकते हैं कि आइसोलेशन ही नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं की गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि औरतों को आप कत्ल कर दें तो वो उसका कोई जवाबदेही नहीं होगी, यू हैव टू बी आंसरेबल। This is as old as humanity itself. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was the last prophet of Allah, and it was at his hand that the message of Islam was completed. ठीक है, खातमुल नबीयीन है हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने इंसानियत के हकूक़ के बारे में बात की। In most of the societies before Islam, women was treated as a second-rate human being. Greeks claimed themselves to be the most cultured and civilized people in the world. ठीक है, yet the status of women in the Greek city-states was no better than slaves. They were not entitled even to the right to vote. Old Hindu scriptures are full of derogatory remarks about women. हिंदू कल्चर में देखते हैं हम, उसमें क्या है कि जी बहुत ही तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं औरतों के लिए। The slogan of women emancipation, though very attractive, apparently resulted in more exploitation and worsening of the lot of the women. ठीक है, जो वुमेन फेट है उससे और भी ज़्यादा ख़राबी आई। ये वुमेन एमेंसिपेशन के जो स्लोगन्स हैं, जैसे अभी आप देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो वल्गर से भी ये स्लोगन्स रेस करते हैं, ये औरतों की बेहतरी के लिए नहीं है बल्कि और ज़्यादा इससे ख़राबी पैदा हुई है माशरे में। As late as in 1918, the British women were given a right to vote. Right to vote बार बार ये क्यों मेंशन करें बच्चों स्टूडेंट्स, इस बिकॉज through right of vote you can practice your will, your choice. American women had to wait for another 10 years before they were enfranchised. Enfranchised matlab they were given a chance to vote, and it was done in 1928. In the 2.25 century long American constitutional history, not even a single woman has been elected as president. वैसे तो बहुत ज़्यादा औरतों की प्रचार करते हैं, औरतों के हकूक़ की बात करते हैं, लेकिन देखिए आप कि प्रेसिडेंट जो है अमेरिकन कोई भी औरत अभी तक नहीं बनी।
On the other hand, Islam gave the woman honorable status centuries ago. For better comprehension, we shall study Islam's attitude towards women under certain classified heads, जिसमें सबसे पहले आ जाता है dignity. In the primitive societies, पुरानी societies थी, woman was considered to be an unclean and polluted creature. Islam restored her honor. Hajj is one of the 5 pillars of Islam. It is obligatory upon every affording Muslim to perform Hajj at least once in a lifetime, otherwise his iman remains incomplete. जो भी काबिले आप कह सकते हैं इस्ताद हो, काबिले हैसियत हो, उस मुसलमान पर हज जो है वो फ़र्ज़ है. इसके बगैर उसका जो ईमान है वो उसको इनकम्प्लीट समझा जाता है. रनिंग बिटवीन सफ़ा एंड मरवा सही इज़ अ पार्ट ऑफ हज रिचुअल्स. ठीक है, कि जो अरकान है हज के उसमें सफ़ा एंड मरवा उसके इर्द गिर्द जाना ज़रूरी है. For the last 4,000 years, billions of the faithful Muslims, including the prophets, their companions, and the sacred people, are performing Hajj every year and following the tradition Sunnah of a great woman whose name was Hajra. इन्होंने कितनी अच्छी बात की है कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम कह लें, आप रज़ी ताला अन्हो कह लें, कि उनका ये आप कह सकते हैं उनकी ये प्रैक्टिस थी कि वो सफ़ा और मरवा के दरमियान भागी थी, सही की थी उन्होंने. जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी थी, पानी की तलाश में फिरती रही, तो अगर औरत को कम दर्जा का समझा जाता तो फिर ये जो प्रॉफिट्स हैं, उनके कंपेनियंस हैं, या उनके बाद जितने भी लोग हैं जो आज तक हज कर रहे हैं, तो ये औरत की बनाई हुई एक प्रैक्टिस, नॉट बनाई हुई प्रैक्टिस बट जो उन्होंने उस वक्त सही की कोशिश की, अल्लाह पाक को इतनी पसंद आई कि आज तक जो लोग हैं वो ये करते आ रहे हैं. इस रुकन को कंप्लीट करते हैं, वो इस रुकन की अदायगी करते हैं. इसके बगैर हज जो है वो नामुकम्मल है. फिर उसके बाद है राइट टू लाइफ. ब्लड ऑफ अ वुमन इज़ एज सेक्रेड एंड इनवॉल्युबल इन द आइज ऑफ इस्लाम एज दैट ऑफ अ मैन. जैसे एक मर्द का खून जो है वो पाक है, मुकद्दस है इस्लाम में, इस तरह से औरत का खून जो है वो भी पाक है और मुकद्दस है, और इसके लिए 20 सज़ा दी जाएगी अगर आप किसी को कत्ल कर देंगे. वन हू मर्डर्स अ वुमन इज सब्जेक्टेड टू डेथ पेनल्टी एज अ किलर ऑफ अ मैन. राइट ऑफ प्रॉपर्टी है. इन मैनी सोसाइटीज वुमेन हरसेल्फ वाज गिवन द स्टेटस ऑफ अ पीस ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, वो जैसे हमने बात की वनी है, उसमें क्या करते हैं कि जी अगर मेल मेंबर से कोई ख़ता हो गई, कोई गलती हो गई, तो उसके बदले में उनकी जो फीमेल मेंबर है उसको दे देते हैं एज ए कंपनसेशन. तो लेकिन इस्लाम ने क्या किया, हैंस द क्वेश्चन ऑफ गिविंग हर द राइट्स ऑफ ओनरशिप एंड प्रॉपर्टी डिड नॉट अराइज. इस्लाम गेव women full property rights and made her legally entitled to the inheritance of her father and husband. She can hold property in her name, and no one, including her husband, is allowed to make use of this property without her permission. So Islam made women powerful. फिर उसके बाद right to equality. In the matter of right, Islam has treated women generally at par with men. The Holy Quran says, and women shall have rights similar to the rights against them, according to what is equitable. But men have a degree of advantage over them, and Allah is exalted in power wise. तो अल्लाह पाक जो हैं वो आप कह सकते हैं कंपैशनेट भी हैं, बुर्दबार भी हैं, उनमें हिकमत भी है. ठीक है, ही इज़ अल हकीम. ठीक है, तो उनके जो बनाए हुए कवानीन हैं वो लॉजिक्स के ऊपर बेस्ड हैं, वो अनक्वेश्चनेबल हैं. हम जो है इंसान जो है उस चीज़ को शायद नहीं समझ पाते, और हम इस डिबेट में लग जाते हैं कि जी मर्द को एक दर्जा क्यों ऊपर दिया गया है. तो इसमें यह है कि मर्द को कफ़ालत वाला बनाया गया है. औरत देखें शादी के बाद मुख्तलिफ मसाइल में घिर जाती है, जैसे घरेलू मसाइल में, बच्चों की तरबियत है, उनकी परवरिश है. ठीक है, तो मर्द को कहा गया है कि जी आप उनकी कफ़ालत करोगे, उनके लिए अर्न करोगे. उसमें औरत के लिए ये लाइक कोई कंपल्सरी नहीं है कि वो जॉब करे और वो हस्बैंड के लिए भी कमाए और बच्चों के लिए भी कमाए. तो इस वजह से मर्द को एक दर्जा जो है वो हाई रखा गया है. राइट टू बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ. मैन हैज़ बीन मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द वुमेन विद नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ. शी कैन नॉट बी फोर्स्ड टू अर्न लाइवलीहुड फॉर हर सेल्फ or her children and husband. This is perhaps the only reason for which Allah has given men superiority over women. This has been explained in Surah Nisa. Surah An-Nisa में वो क्या कहते हैं अल्लाह पाक, Allah has given the one more strength than the other, and because they men support
them from their means. राइट टू बी ट्रीटेड फेयरली. फिर उसके बाद जी हज़रत उमर मेंशन करते हैं अपनी लाइफ का इंसिडेंट. वंस आई एडमोनिश्ड माई वाइफ एंड शी रिटेलिएटेड इन द सेम टोन. It was a new experience for me because in the days before Islam we gave little importance to women. कि अरब कल्चर में तो ये हो ही नहीं सकता था कि जी आप फादर को या भाई को या हस्बैंड को जवाब दो. तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब उनकी वाइफ ने जवाब दिया, ये रिस्पॉन्ड किया उसी टोन में, उसी लहजे में जिसमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बात कर रहे थे, तो वो उनके लिए हैरान कुन भी था और बायस मुसरत भी था, बायस खुशी भी था. Islam forbids us from treating them harshly. The Prophet ﷺ said, "The best amongst you are those who treat their wives best." पहले हमने बेटियों का जिक्र किया, अब यहाँ पे वाइफ का जिक्र आया कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जिसका इखलाक अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छा है. Rights to be consulted with. Islam established a tradition of consulting women, यानी उनसे मशवरा लेना. हम कहते हैं कि जी ये तो कम अक्ल है औरत के पास तो कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, ये हमें मशवरा क्या देगी. लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे किया. हमारे प्रॉफिट्स जो बाकी आए उन्होंने भी ऐसे, जो हमारे प्रॉफिट्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो पहले थे उन्होंने भी किया होगा, लेकिन जो कंपेनियंस थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्होंने भी ऐसा किया. जो लाइक वो मशवरा लेते थे अपनी वाइफ से, इवन अपनी बेटी से, बहन से, मदर से. ऑन द ओकेजन ऑफ हुदैबिया ट्रीटी ही वॉज एबल टू ओवरकम अ प्रॉब्लम. ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहे हैं. बाय एक्टिंग अपॉन एन ओपिनियन रेंडेड बाय हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. हजरत उम्मे ने क्या किया जी, मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन बाय फॉलोइंग द ओपिनियन ऑफ हिज डॉटर उम्मे. दिस इज उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. Many knowledgeable companions of the Prophet ﷺ consulted Hazrat Aisha anhu in important matters. She was held in high esteem by the companions for her juristic opinion. ठीक है, juristic opinion यानी जो लॉ से रिलेटेड होती है, जो शरीयत से रिलेटेड होती है, उससे रिलेटेड वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मशवरा लेते थे. राइट टू सोशल लाइफ एंड अटेनमेंट ऑफ नॉलेज. जैसे हमने पहले बात की कि जैसे मर्दों को हकूक़ हासिल है, वैसे ही औरतों को भी हकूक़ हासिल है कि वो पढ़ें, एक्सेल करें. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है. Opponents generally allege that Islam bars women from acquiring knowledge and wants to confine them within the boundaries of their homes. This is true that Islam does not allow women to mix freely with men. Islam believes that men and women, by virtue of their creation, are meant to perform duties different from each other and their free contact may cause damage to the society. इसीलिए इस्लाम जो है वो कहता है कि औरतों के अलग इंस्टीट्यूट होने चाहिए और मर्दों के अलग इंस्टीट्यूट होने चाहिए, उनका फ्री फ्लो नहीं होना चाहिए. बस इस चीज़ के ऊपर इस्लाम का ऑब्जेक्शन है, बाकी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. क्योंकि जहाँ पर फ्री फ्लो होता है, वेस्टर्न वर्ल्ड को आप देखते हैं, वो तबाही का शिकार हो जाती है सोसाइटी. बट ऑन द अदर हैंड इस्लाम not only encourages female education, it makes it obligatory upon every Muslim woman to acquire knowledge. क्योंकि बच्चे की जो पहली आप कह सकते हैं दर्सगाह होती है, वो उसकी माँ की गोद होती है. अगर एक वो के इसी वजह से कहते हैं कि एक माँ पढ़ी लिखी होगी तो पूरा माशा पढ़ा लिखा होगा. In the same way as it does for men, women from nearly 50% of any society, women from nearly 50% of any society. Avoidance of free and unnecessary interaction between the genders shall automatically imply that at least 50% of the total doctors and teachers and persons in all other important places should be taken from female half of the society. इसमें इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेशियो बताई है, वो है ये कि वो कहते हैं कि जी किसी भी सोसाइटी का जो 50% एटलीस्ट वो औरतों के ऊपर बेस्ड है. अगर हम उनको एजुकेशन हासिल नहीं करने देंगे तो हमारे पास जो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, टीचर्स हों, कोई और भी फील्ड, कोई भी और फील्ड जो हम जिनके नाम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ वहाँ पे मैं नहीं होंगे और जो औरतें हैं वो इलिटरेट रहेंगी और इनसे इन फील्ड से दूर रहेंगी, तो ऐसी सोसाइटी जो है वो तरक्की नहीं कर सकती. दिस इट. थैंक यू क्लास.